आप कावेरी नदी को देखिए तो कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहुत ही साउथ में और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, जो हमको यहाँ पर लोकेट अगर करें हम, तो आप देखो कुछ इस तरीके से निकलती है, इस तरीके से। और यह नदी कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है और प्रवाहित होने के क्रम में जाकर बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से डेल्टा का, एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करते हुए गिर जाती है। ठीक है। आपको पता है कि जब हम कावेरी नदी की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो इस नदी को अगर देखा जाए तो यह पश्चिमी घाट से इसका ओरिजिन होता है। जैसे कि कृष्णा नदी, गोदावरी नदियाँ निकलती है ना, सेम उसी तरीके से हमारी कावेरी नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है। ठीक है। अब अगर हम लोग पश्चिमी घाट से निकलने वाली इस नदी के बारे में बात करें, एक माउंटेन पीक बताया था, और उस माउंटेन पीक को हम लोग कहते हैं, अभी अलग से बना देंगे, चिंता मत करिएगा, बस समझ लीजिए पहले। और इस माउंटेन पीक को देखा जाए तो यह कर्नाटक के कोडगु, या इसी को कुर्ग जिला कहा करते थे, पहले कुर्ग जिला के नाम से जाना जाता था। कोडगु या कुर्ग जिला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसी क्षेत्र में आप देखोगे वेस्टर्न घाट पर एक चोटी है जिसको पुष्पगिरी कह लो, या इसी को ब्रह्मगिरी के नाम से जानते हैं। इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है। तो ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी जो कि कर्नाटक के कुडगु या कुर्ग जिले में है, वहां से यह नदी निकलती है। सबसे पहले इस नदी को आप देखोगे तो यह कर्नाटक में बहती है, और कर्नाटक में बहने के बाद यह तमिलनाडु में जाती है। यानी मुख्य रूप से यह दो राज्यों में फैली हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका विस्तार जो है अन्य राज्यों में नहीं है। इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है, इसका जो अपवाह द्रोणी है या जो बेसिन है, वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, और साथ ही साथ आप देखोगे तो पुडुचेरी वाला जो भाग आप देख रहे हो, जो यूनियन टेरिटरीज एक पड़ता है, उसमें भी फैला हुआ है। तो इसका बेसिन तो 2 से अधिक राज्यों में है, लेकिन अगर हम लोग इस नदी के संदर्भ में केवल बात करें तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की जो और नदियां होती हैं, उन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अला की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो होती हैं वो नन पेरिनल होती हैं, यानी वह मौसमी होती हैं। हाँ, और मौसमी होती हैं इसका मतलब ये हो गया कि उसमें जब बरसात का पानी होता है तब तक तो पानी रहता है बरसात के मौसम में, लेकिन गर्मी के मौसम में अमूमन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जल स्तर बहुत ही कम हो जाता है या वह सूख जाती हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम लोग कावेरी नदी की बात करते हैं तो कावेरी नदी एक, आप इसका अपवाद कह सकते हो कि इसमें लगभग साल भर, थोड़ा या अधिक मात्रा में लगभग साल भर हमको पानी देखने को, वाटर देखने को प्राप्त होता रहता है। इसमें इसकी कमी देखने को नहीं मिलती। तीसरी चीज, कावेरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानते हैं। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में गंगा है, सेम उसी तरीके से उसी रूप में हमें कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तीसरी चीज। चौथी चीज, कावेरी नदी की अगर हम लोग बात किया जाए तो लगभग यह 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ हमें देखने को प्राप्त होती है। ये लगभग 800 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है, 800 किलोमीटर लंबी है। और इसी नदी पर अगर आप देखोगे तो इसी नदी पर होगेनकल, एक जो कि वाटरफॉल है, वो आपको देखने को प्राप्त होता है। इसी नदी पर अगर आप देखोगे तो आपको इसी नदी पर एक और डैम देखने को मिलता है, कृष्ण राजा सागर डैम देखने को मिलता है, और इसी नदी पर मेट्टूर डैम भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। कर्नाटक के कुर्ग जिले में पश्चिमी घाट से इस नदी का ओरिजिन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह नदी थोड़ी दूर तक तमिलनाडु और कर्नाटक की बाउंड्री पर बहती है। तीसरी चीज, इस नदी की बात किया जाए तो यह नदी अपने अंतिम पड़ाव पर जब पहुंचती है तो एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। तीन चीजें। ठीक। तो इसका ओरिजिन पॉइंट कहां पर है, तो आप कहोगे कर्नाटक के कुर्ग जिले में, और गिरती कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूं ना, या इसी में बना देता हूं, देख लीजिएगा आप, है ना, अलग से बनाने की जरूरत नहीं। तो इसका ओरिजिन पॉइंट ये हो गया। अब यहां से यह नदी निकली इस तरीके से, ऐसे ऐसे।
अभी इस पर हम लोग और बात करेंगे। ठीक, इसका हाँ, दूसरी चीज, जब यह नदी आगे बढ़ती है ना, तो कहाँ से ओरिजिन होता है इसको बाद में हम लिख देंगे। इससे एक ट्रिब्यूटरी इसके आकर मिलती है जो कि कर्नाटक से ही निकलती है, और इस नदी को हम लोग कहते हैं हेमावती, हेमावती नदी। और एक और नदी इससे आकर मिलती है, इस नदी को कहते हैं लक्ष्मण तीर्थ नदी। तो पहली नदी जो है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है हेमावती नदी। आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट, हेमावती नदी। दूसरी जो नदी है, इसको हम लोग कहते हैं लक्ष्मण तीर्थ नदी, लक्ष्मण तीर्थ। और जहां पर यह दोनों नदियां मिल रही हैं, वहीं पर एक विस्तृत जलाशय और डैम का निर्माण किया गया है। तो जहां पर यह दोनों नदियां मिलती हैं, वहीं पर एक बहुत विस्तृत डैम है, जिसको एक जलाशय के रूप में विस्तृत हो गया उसके पीछे। और इस जलाशय को हम लोग कृष्ण राजा सागर डैम के रूप में जानते हैं, और इसी के पीछे कृष्ण राजा जलाशय भी स्थित है। देखिए लिखा है कृष्ण राजा सागर जलाशय। आई बात समझ में? अब यह नदी आगे बढ़ती है। जब यह नदी आगे बढ़ती है, तो आपने वायनाड डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा। कर्नाटक, केरल का एक वायनाड डिस्ट्रिक्ट है। इसी वायनाड डिस्ट्रिक्ट से एक नदी का और ओरिजिन होता है, और यह केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और निकलने के क्रम में जाके कर्नाटक में ही मिल जाती है कावेरी नदी से। और यह केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक में बहने वाली नदी है, और इस नदी को कब्बानी रिवर कहते हैं। कब्बानी, कब्बानी रिवर इसी के ट्रिब्यूटरी। एक नदी और कर्नाटक से ही निकलती है, और कर्नाटक से निकलने के बाद जाकर कर्नाटक में ही मिल जाती है, और इस नदी को सिमसा रिवर के रूप में जाना जाता है। सिमसा नदी, सिमसा नदी। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, कर्नाटक में यहीं पर एक पहाड़ी है जिसको नंदी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और इस नंदी पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है पालार नदी, और यह पालार नदी जाकर इस तरीके से चली जाती है। एक नदी का नाम है पेन्नार नदी, जो ऊपर बहते हुए इस तरीके से, एक नदी का नाम है पेन्नार नदी, जो इस तरीके से ऊपर बहते हुए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहते हुए जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। और तीसरी नदी का नाम है पोनियार नदी, और यह पोनियार नदी जो है, ये कर्नाटक से निकलती है नंदी पहाड़ी से, और जाकर तमिलनाडु में बहते हुए गिर जाती है बिल्कुल पुडुचेरी के आसपास बंगाल की खाड़ी में। तो इस नंदी पहाड़ी से 3 नदियों का ओरिजिन होता है। लेकिन इसके अलावा इस नंदी पहाड़ी से एक और नदी निकलती है, और इस नदी को हम लोग कहते हैं, कोई बताएगा? अक्रावती नदी। और यह कर्नाटक में जाकर इसी गोदावरी नदी से मिल जाती है, और इस नदी का नाम है अक्रावती नदी। और अक्रावती नदी भी आप देखोगे तो नंदी पहाड़ी से निकलती है। तो मे भी आपके एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका ओरिजिन नंदी पहाड़ी से नहीं होता है? तो पेन्नार नदी, पालार नदी, पोनियार नदी, और तीसरा नदी अक्रावती नदी। यह 3-4 नदियां जो हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, जो यहाँ से निकलती हैं और जाकर मिलती हैं। ठीक, एक और नदी है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसको सुवर्णवती नदी कहते हैं। सुवर्णवती नदी, सुवर्णवती नदी। और यह साउथ से जाकर मिल जाती है कृष्णा नदी से। इसको लिख देते हैं सुवर्णवती नदी। यह भी एक ट्रिब्यूटरी है राइट हैंड साइड की गोदावरी नदी की। अब यह नदी आगे बढ़ती है। जब यह कावेरी नदी आगे बढ़ती है, तो एक लंबा यू टर्न बनाती है, और जब एक लंबा यू टर्न बनाती है, तो इसी पर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक वाटरफॉल है,
और यह वाटरफॉल कर्नाटक और तमिलनाडु के बाउंड्री पर देखने को मिलता है। और इस वाटरफॉल को क्या कहते हैं, कोई बताएगा, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बाउंड्री पर है? जल्दी बताइए, इस वाटरफॉल का क्या नाम है? इस वाटरफॉल को होगेनकल वाटरफॉल कहते हैं। ये होगेनकल वाटरफॉल कर्नाटक और तमिलनाडु के बाउंड्री पर देखने को मिलता है। होगेनकल फॉल। कर्नाटका प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर। अब यह नदी और आगे बढ़ती है। जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो तमिलनाडु में इसी पर आप देखोगे तो एक डैम का निर्माण किया गया। इसी नदी पर एक डैम बनाया गया है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में स्थित डैम को हम लोग मेट्टूर डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्टूर डैम, मेट्टूर बांध है, जो कि इसी नदी पर बनाया गया है तमिलनाडु में। और इसी मेट्टूर डैम का जब निर्माण हुआ है ना, तो उसी के पीछे एक जलाशय निर्मित हो गया है, एक रिजर्वियर बन गया है। और तमिलनाडु में मेट्टूर डैम के पीछे निर्मित इस जलाशय को या इस रिजर्वियर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे इसको स्टैनली रिजर्वियर या स्टैनली जलाशय के नाम से जाना जाता है। स्टैनली जलाशय, ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में, और मेट्टूर डैम भी तमिलनाडु। एक नदी है, ध्यान से समझिएगा, एक नदी है जो केरल से निकलती है। केरल में आप देखोगे नीलगिरी पहाड़ी है, वो तमिलनाडु तक विस्तृत है। तो मुख्य रूप से यह नदी केरल से निकलती है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर से। तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर से निकलने वाली यह नदी जो है भवानी के नाम से जानी जाती है। और यह केरल से निकलने के बाद आती है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में आने के बाद तमिलनाडु में ही कावेरी नदी से मिल जाती है। और इस नदी को भवानी के नाम से जाना जाता है, भवानी नदी, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों से ही इसका ओरिजिन होता है। ठीक, एक नदी और है जो तमिलनाडु से ही निकलती है और तमिलनाडु में ही आकर मिल जाती है, और उस नदी को नोयल नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि इसकी एक और महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है, नोयल नदी, नोयल। और लास्ट में आप देखोगे तो आपने अनामलाई पहाड़ी देखा होगा, और इसी अनामलाई पहाड़ी से देखोगे तो एक नदी निकलती है, और अनामलाई पहाड़ियों से निकलने के बाद तमिलनाडु में इस तरीके से बहने के बाद फाइनली जाकर कावेरी नदी से मिल जाती है। और इस नदी को अमरावती नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की। अब ध्यान से समझिएगा, अब होता क्या है, इस तरीके से यह नदी बहती है। तो चलिए अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं कितना आपको देखने को मिला। ये कावेरी नदी है और उनकी ट्रिब्यूटरी है। पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, जल्दी बताइए, जो कर्नाटक में ही आकर मिल जा रही थी इससे? हाँ हाँ, रिपीट कर रहे हैं। पहली ट्रिब्यूटरी का क्या नाम था जो ऊपर से आ रही है, इससे मिल रही थी? हेमावती थी। तो आप कहोगे बिल्कुल, हेमावती थी, कर्नाटक से ही आती है और जाकर मिल जाती है कावेरी नदी से। दूसरी नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी थी, जो कि इस तरीके से आती है और दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं। जहाँ पर दोनों मिलती हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिजर्वियर है, जिसको कृष्ण राजा सागर रिजर्वियर कहते हैं। कृष्ण राजा सागर रिजर्वियर, जलाशय, इस नाम से जाना जाता है। ठीक, नीचे आगे देखिए, आगे आप देखोगे तो इससे एक और नदी आकर मिलती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया, इससे एक और नदी आकर मिलती है, और उस नदी को कब्बानी रिवर कहते हैं, जो केरल से निकलती है, केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और उस नदी को कब्बानी रिवर कहते हैं ऐसे, और आकर इससे मिल जाती है। और कब्बानी के बाद एक सुवर्णवती नदी, मैंने बताया था सुवर्णवती नदी, जो इससे आकर मिलती है, सुवर्णवती। तो कब्बानी रिवर, लक्ष्मण तीर्थ रिवर और सुवर्णवती नदी, यह तीन महत्वपूर्ण नदियां आपको ध्यान में रखें। ठीक है ना, इतनी चीजें क्लियर हुई। सुवर्णवती नदी के बाद आप देखोगे तो एक नदी कर्नाटक से ही निकलती है और आती है, और इस नदी को भवानी रिवर के नाम से जानते हैं, भवानी, जो कि तमिलनाडु में ही आकर मिल जाती, सॉरी कर्नाटक में ही आकर कावेरी नदी से मिल जाती है। और एक नदी मैंने बताया था कि नंदी पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक के,
और कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से निकलने के बाद जाकर कर्नाटक में ही मिल जाती है कावेरी नदी से। और इस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सॉरी गलत हो गया, क्या भवानी लिख दिया मैंने, ये सिमसा रिवर है, सिमसा, भवानी नहीं है, इसको सिमसा रिवर कहते हैं, सिमसा। और यह नदी जो है इसको हम लोग अक्रावती नदी के नाम से जानते हैं। अब यह नदी आगे पहुंच गई और तमिलनाडु में, और आपको मैंने बताया था कि तमिलनाडु में और कर्नाटक की बाउंड्री पर इसके एक वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल को होगेनकल वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। अब होगेनकल वाटरफॉल के बाद यह नदी आगे बढ़ती है। जब यह नदी आगे बढ़ती है तो तमिलनाडु में इसी नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसको मेट्टूर डैम कहते हैं। और इसी मेट्टूर डैम के पीछे ही एक जलाशय है, एक रिजर्वियर है, एक मानव निर्मित झील कह लो, यह देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैनले जलाशय, स्टैनली जलाशय। अब यह नदी और आगे बढ़ती है। जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो इससे कई नदियां और आके मिलती हैं, जिसमें से कर्नाटक से, केरल से और तमिलनाडु में बहने वाली नदी है जिसको कहते हैं भवानी रिवर, बी का मतलब भवानी। एक और महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है जिसको नोयल रिवर कहते हैं, और एक और महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग अमरावती के नाम से जानते हैं, नोयल और अमरावती। इस तरीके से यह कुछ महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी थी जो कि आके कावेरी नदी से मिल रही हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। जब कावेरी नदी आती है ना, इस तरीके से कावेरी नदी बह रही है, तो जब कावेरी नदी इस तरीके से बहती है तो क्या होती है, कभी कभी बीच में यह दो धाराओं में इस तरीके से बट जाती है, बट गई, बट गई, बट गई, इस तरीके से। फिर आगे चलकर थोड़ी दूर आगे बढ़ी और आगे चलकर फिर इस तरीके से डिवाइड हो गई धाराएं, फिर आगे चलकर यह मिल गई, मिल गई इस तरीके से। तो अब क्या होगा, जब यह नदी है इस तरीके से आ रही है तो बीच का जो यह भाग देख रहे हो, नदी के बीच का भाग जहां से यह दो धाराओं में बढ़ रही है, इसी के बीच में आप देखोगे कुछ नदी द्वीपों का निर्माण हो गया है। जैसे माजुली नदी द्वीप आपने ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में देखा था, तो इन्हीं के बीच में कुछ इसी तरीके से कुछ नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड्स का निर्माण हो गया, जिसमें से एक प्रमुख रिवर आइलैंड है जिसको श्रीरंगपट्टनम कहा जाता है, श्रीरंगपट्टनम। इसमें से प्रमुख रिवर आइलैंड है जिसको शिव समुद्रम कहा जाता है। और इसी में आगे देखोगे तमिल, ये दोनों कर्नाटका में है, कर्नाटका में, ये दोनों कर्नाटका में। और यही नदी जब और आगे बढ़ती है तो इसी के नदी के बीच में ही आप देखोगे तो एक और देखने को मिलता है रिवर आइलैंड, एक और रिवर आइलैंड देखने को मिलता है इसी नदी के बीच में, इसी नदी के बीच में। और इसी नदी के बीच में एक और रिवर आइलैंड देखने को मिलता है जिसको इसको हम लोग श्रीरंगम कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रीरंगम। ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो शिव समुद्रम, श्रीरंगम और श्रीरंगपट्टनम, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक प्रकार के रिवर आइलैंड्स हैं। और यह तीनों रिवर आइलैंड्स किस नदी से संबंधित है, ये तीनों रिवर आइलैंड जो है वो कावेरी नदी से संबंधित है। यहाँ तक कि आपको ये भी पता होगा कि शिव समुद्रम वाला जो रीजन है जहाँ पर शिव समुद्रम है वह एक वाटरफॉल के रूप में भी जाना जाता है। यह शिव समुद्रम एक वाटरफॉल भी है, एक जलप्रपात भी है। और इस जलप्रपात का उपयोग जो है वो हम लोग किस रूप में करते हैं, बिजली उत्पादन के रूप में भी किया जाता है। तो शिव समुद्रम जो है एक वाटरफॉल, एक जलप्रपात भी है जो तमिलनाडु में देखने को प्राप्त होता है। आई बात समझ में? चलिए अब इसके बारे में कुछ चीजें आपको नोट कर लेनी है। कावेरी रिवर। अच्छा एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको नोट करके लिख दूंगा, फिर नोट कर लीजिए। वो चीज है क्या, थोड़ा सा समझिए। ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा इंडिया,
मान लो ये इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। और आपको पता है कि यहीं पर है हमारा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक। और इसी वेस्टर्न घाट से हमारी यह नदी निकलती है, कावेरी नदी। इस तरीके से कावेरी नदी का ओरिजिन होता है, कावेरी नदी। तो आपको पता है जब भारत में साउथ वेस्ट मानसून आता है तो साउथ वेस्ट मानसून इस तरीके से टकराता है पश्चिमी घाट से, टकराता है, टकराता है पश्चिमी घाट से। लेकिन जब यह साउथ वेस्ट मानसून बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की तरफ जाता है तो यह बिल्कुल तमिलनाडु के पैरेलल निकल जाता, सीधे निकल जाता है। तो कहने का मतलब यह जो तमिलनाडु वाला रीजन होता है, ये तमिलनाडु का रीजन है, ये पूरा का पूरा तमिलनाडु वाला रीजन है। तो ये जो तमिलनाडु का रीजन है, ये जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो इससे वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, न तो बे ऑफ बंगाल वाली खाड़ी से। हाँ, तो शिव समुद्रम रिवर आइलैंड कर्नाटका में ही है, बिल्कुल। और ये अरब सागर वाली ब्रांच है, अरब सागर वाली, अब अरेबियन सी वाली। तो अरब सागर वाली ब्रांच जब वेस्टर्न घाट से टकराती है ना, तो यह तमिलनाडु में वर्षा नहीं करा पाती है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु रेन शैडो रीजन यानी वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में आ जाता है, क्योंकि यह माउंटेन इसको ब्लॉक कर देती है। वहीं पर जब यह साउथ वेस्ट मानसून की शाखा बे ऑफ बंगाल से गुजरती है तो भी यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि इसी के पैरेलल यह हवाएं निकल जाती हैं। दोनों कंडीशन में तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वो साउथ वेस्ट मानसून की स्थिति में वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, या बहुत ही नाम मात्र का वर्षा प्राप्त करता है। चलिए, तो इस तरीके से जो हमारा तमिलनाडु वाला रीजन है वो वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन इसके विपरीत जो हमारा अपर स्ट्रीम है, ऊपरी क्षेत्र है, जो कि कर्नाटक वाला क्षेत्र है, इस कर्नाटक वाले रीजन में, ये कर्नाटक वाला जो रीजन है और ये तमिलनाडु वाला जो रीजन है, तो कर्नाटक वाले रीजन में साउथ वेस्ट मानसून से ठीक ठाक वर्षा होती है। और जिस वजह से आप देखोगे तो ये जो हमारी कावेरी नदी है ना, तो कावेरी नदी का जो अपर स्ट्रीम है यानी ऊपरी भाग है, इसको प्राप्त हो जाता है जल यानी वर्षा का पानी। और इसमें लगभग गर्मी के महीने में, बरसात के महीने में जब इसमें जल प्राप्त हो जाता है तो इसमें पानी की आपूर्ति जब हो जाती है तो इसमें पानी मौजूद होता है। लेकिन होता क्या है, जब हमारे भारत से यह मानसून लौटने लगता है इस तरीके से, जिसको आप रिट्रिएटिंग मानसून कहते हो, लौटता हुआ मानसून कहते हो, जब भारत से इस तरीके से लौटता है तो चूंकि यह लैंड से गुजर रहा है तो लैंड पर मॉइस्चर मिल नहीं पाता है और वर्षा नहीं करा पाता है। लेकिन यह लौटता हुआ मानसून जो शाखा बंगाल की खाड़ी से आती है, बे ऑफ बंगाल से होते हुए आती है, ये तमिलनाडु से कोरोमंडल तट से टकराती है। तो लौटता हुआ मानसून जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में इस तरीके से आता है और तमिलनाडु के तट से टकराता है, कोरोमंडल तट से टकराता है, वो तमिलनाडु में अच्छी खासी वर्षा कराता है। तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो क्या होती है, वो आने वाले मानसून से यानी साउथ वेस्ट वाले मानसून से नहीं होके वो लौटते हुए मानसून, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं यानी उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, उससे वर्षा होती है। यही कारण है कि इसको गर्मी और बरसात में भी पानी मौजूद हो जाता, प्राप्त हो जाता है साउथ वेस्ट मानसून से, और इसको वर्षा प्राप्त हो जाता है ठंडियों में भी नॉर्थ ईस्ट मानसून से। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण चेन्नई में लगभग तमिलनाडु में कुल वर्षा का 80 से 85% वर्षा लौटते हुए मानसून से हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो कावेरी नदी आप देख रहे हो, इसको आने वाले मानसून के भाग से यानी ऊपरी स्ट्रीम में आने वाले मानसून से और निचले वाले क्षेत्र में जाने वाले मानसून से, दोनों स्थितियों में वर्षा का जल प्राप्त हो जाता है। जिस वजह से अमूमन आप देखोगे तो कावेरी नदी में जल स्तर बना रहता है, जल की कमी नहीं होने पाती है। यही कारण है कि यह एक पेरिनल रिवर के रूप में जानी जाती है, यानी एक सदा नीरा नदी के रूप में जानी जाती है। तो कावेरी नदी क्या है, एक सदा नीरा नदी है, एक पेरिनल रिवर है, लगभग साल भर इसमें पानी मौजूद रहता है। आई बात समझ में? तो इसी के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। पहली चीज कि कावेरी नदी के बारे में जब भी किसी नदी के बारे में आप लिखिए तो सबसे बड़ा पॉइंट उसका माउथ, ओरिजिन पॉइंट यानी कहाँ से निकल रही है, उद्गम पॉइंट, और उसका मुहाना, कहाँ पर वह मुहाना बना रही है, माउथ, वो होना चाहिए। तो इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है और मुहाना कहाँ बना रही है, दोनों चीज मेरे को बताइए। ओरिजिन पॉइंट क्या है
कोडगु कह लो या पुराना नाम कुर्ग कह लो, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपका कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से यह निकलती है, लेकिन किसी पहाड़ पर्वत की बात कर लेगा तब, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और ये दोनों हैं कहाँ पर? ये दोनों हमें देखने को प्राप्त होते हैं वेस्टर्न घाट पर, पश्चिमी घाट पर। यहाँ से यह नदी निकलती, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। दूसरा, ये मुहाना कहाँ बना रही है? तो आप कहोगे बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में गिरती है, एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, बहुत बड़ा डेल्टा, ठीक। अगला, क्या यह एक पेरिनल रिवर है? पेरिनल मतलब सदा नीरा नदी। तो आप कहोगे यह एक सदा नीरा नदी है, सदा नीरा नदी है, पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल रिवर है, सदा नीरा नदी है, यानी साल भर पानी रहता है। ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा इसके अपर स्ट्रीम को, अपर स्ट्रीम को यानी ऊपरी भाग को, ब्रैकेट में आप कर्नाटक लिख सकते हैं। इसके ऊपरी भाग को कब वर्षा प्राप्त होती है, यानी किससे वर्षा प्राप्त होती है? तो कहोगे इसके अपर स्ट्रीम को साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा प्राप्त होता है, साउथ वेस्ट मानसून से। और जबकि इसके लोअर स्ट्रीम को यानी निचले स्ट्रीम को कहाँ से वर्षा प्राप्त होता है? खासकर आप कह सकते हो तमिलनाडु वाले रीजन में। कैसे वर्षा प्राप्त होता है? तो आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट मानसून से या लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त होता है। यही कारण है कि यह सदा नीरा नदी होती है, ठीक। अगला, अगला इसकी लंबाई, लेंथ भी तो पता होनी चाहिए, कितनी है लेंथ बताइए, कमेंट बॉक्स में छोड़ देता हूं तब तक के लिए मैं। अगला, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, जानी जाती है, ठीक है। हाँ, इसकी लेंथ लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है ना, इतना इसकी लेंथ हमें देखने को। मुख्यतः यह दो राज्यों में फैली हुई है, दो राज्यों में बहती है। एक कितने स्टेट्स में बहती है? तो ये दो स्टेट्स में बहती है, एक कर्नाटका में और दूसरा तमिलनाडु में, ठीक। लेकिन इसका ड्रेनेज बेसिन यानी अपवाह तंत्र, यानी कहां कहां से यह जल प्राप्त करती है, तो इसका ड्रेनेज बेसिन 2 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। यानी कहने का मतलब यह कर्नाटका, तमिलनाडु में तो जल प्राप्त करती है, इसके अलावा केरला से भी जल प्राप्त करती है। इसका ड्रेनेज बेसिन आपका पुडुचेरी में भी फैला हुआ है, जो कि एक यूनियन टेरिटरीज है। तो कुल मिलाकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यह 4 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। लेकिन जब हम केवल पर्टिकुलर इस नदी के बारे में ही बात करेंगे तो यह केवल 2 स्टेट में देखने को प्राप्त होती है, ठीक। अगला, इस नदी की अगर बात किया जाए तो इस नदी पर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं? तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस नदी पर सबसे महत्वपूर्ण एक कृष्ण राजा सागर, सागर व मेट्टूर डैम देखने को मिलता है। मेट्टूर डैम, मेट्टूर बांध देखने को मिलता है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है और कृष्ण राजा सागर देखोगे तो यह आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। ऐसे और भी हैं लेकिन यह 2 महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, इस नदी पर आप देखोगे तो कुछ जलाशय हैं, कुछ रिजर्वियर हैं। कौन कौन से हैं? तो कृष्ण राजा सागर जलाशय, व
स्टैनली जलाशय। स्टैनली जलाशय किस डैम के पीछे है? तो आप कहोगे मेट्टूर डैम के पीछे, तमिलनाडु में। और कृष्णराजा सागर जलाशय कृष्णराजा सागर डैम के पीछे है, कर्नाटका में। इस पर कुछ प्रमुख वाटरफॉल भी आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो ऐसे तो बहुत से हैं, लेकिन दो आपको याद होने चाहिए वाटरफॉल। एक आपका है शिव समुद्रम, और दूसरा वाटरफॉल ये आपका कर्नाटक में है, और दूसरा होगेनकल फॉल वाटरफॉल, जो आपको कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखने को मिलता है। ठीक, इसी नदी पर आप देखोगे तो कई रिवर आइलैंड्स का भी निर्माण हुआ है। कई नदी आइलैंड्स, कई द्वीप समूह, नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है। कौन कौन से वह नदी द्वीप हैं? तो अगर नदी द्वीपों के संदर्भ में बात किया जाए तो एक श्रीरंगपट्टनम बताया था, कहाँ पर है? कर्नाटका में। एक मैंने शिव समुद्रम बताया था, कहाँ पे है? कर्नाटका में। और एक मैंने श्रीरंगम बताया था, कहाँ पर है? तो कहोगे तमिलनाडु में, यहाँ पर देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, इन चीज़ों को, शिव समुद्रम जो कि वाटरफॉल भी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यह शिव समुद्रम से आप देखोगे तो विद्युत उत्पादन, यानी यूं कह सकते हो जल विद्युत उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, प्रमुख रूप से जाना जाता है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेते हैं, सहायिका के बारे में, सहायक नदियों के बारे में कौन कौन सी हैं। तो आप लेफ्ट और राइट करके इसको याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी, दाईं ओर की और बाईं ओर की। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में जरा नाम बता दीजिए। पहला नाम हेमावती होगा, हेमावती, हेमावती आप देखोगे एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है। दूसरी सिमसा रिवर, सिमसा नदी को आप देखोगे। और तीसरा जो मैंने बताया था अक्रावती नदी, जो कि नंदी पहाड़ी से निकलती है। और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी अगर देखा जाए तो लक्ष्मण तीर्थ आपको देखने को मिलेगा, कब्बानी रिवर देखने को मिलेगा, कब्बानी, सुवर्णवती देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो एक नदी और है, भवानी रिवर, नोयल रिवर, और तीसरी नदी अमरावती नदी, अमरावती। यह महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो इसी पर स्थित है। बस हो गया, इतना काफी है आपके लिए, है ना। ठीक है, बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। तो आपको करना है जैसे मैप में मैंने समझाया है, एक मैप बना लीजिएगा, इसका अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। कौन सी रिवर कहाँ से मिल रही है, कहाँ पे कौन सा जलाशय है, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बनाएंगे तब, है ना। अमरावती, यह महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो इसी पर स्थित है। बस हो गया, इतना काफी है आपके लिए, है ना। ठीक है, बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।